नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 500 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 501 कि निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला और शाहनवाज, सहदेव मिश्र, बलभद्र नारायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4 या 2 और 3। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1 और 3 इज राइट आंसर है ना। देखिए, जो मैला आंचल होता है ना, आंचलिक उपन्यास है ये, और गांव का जो नाम होता है कमला है, सहदेव मिश्र है, तो कमला मिश्र ये नाम आपको ज़्यादातर गांव में देखने को मिलेंगे, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं। कमला और सहदेव मिश्र मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र हैं बालदेव, बाबनदास, कालिदास, कालीचरण है, लक्ष्मी है, कमली है, राम खिलावन और रामदास, शिवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव आदि हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी में उपन्यास के लेखक फणेश्वर नाथ रेणु है, एक आंचलिक उपन्यास है ना। ट्रिक आपको बनाना है कि देखिए, जो मैला आंचल है उसमें कमला है, प्रशांत है, लक्ष्मी है, कमली है, राम खिलावन है, रामदास हैं, सेवादास है, राम कृपाल है। इन सबको ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब प्रश्न संख्या 502 है कि यशपालकृत झूठा सत्य उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं। ये पहला है कि कह रहे हैं कि विभाजन की त्रासदी है, दूसरा है कि नारी की व्यवस्था का अवशोषण है, तीसरा सांप्रदायिक दंगों की भयावहता है और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन है। तो नीचे दिया गया विकल्प है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है कि कोट में कौन सा सही होगा। 2-3 है, 1-3 है, 1-4 है या फिर 2-4 है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बिल्कुल सही आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1 और 3 इज राइट आंसर। पहला क्या है कि विभाजन की त्रासदी है, दूसरा उसमें सांप्रदायिक दंगों की भयावहता है ना। झूठा सच ध्यान में रख लीजिएगा, ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, तो आपको ध्यान में रखना होगा। और ये यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास, इसके 2 भाग हैं, पहला भाग 1958 में, दूसरा 1960 में है ना। जिसमें आपने देखा कि सांप्रदायिक दंगों की भयावहता और विभाजन का चित्रण किया गया है। और पहले भाग का नाम जो है वतन और देश है, और दूसरे भाग का जो नाम है देश का भविष्य है। यशपाल एक प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके अन्य और उपन्यास में दादा कामरेड 41 तक दादा कामरेड रहते हैं, देशद्रोही होता है 43 है ना, 4-43, दिव्या 45 की है, पार्टी में 4-6 लोग पहुंचेंगे ही, चौका छक्का लगता है तो चौका छक्का लगता है तो पार्टी होती है ना, तो पार्टी कामरेड। मनुष्य के रूप 49 है, ध्यान में रख लीजिएगा और ऐसे ही इन्हें दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। अब प्रश्न संख्या 503 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा है, तमस है, मैला आंचल है। इसको अगर क्रम में मिलाएंगे तो देखिए, शेखर एक जीवनी 1940-44 में लिखा गया बिल्कुल उपन्यास है आगे द्वारा। बाणभट्ट की आत्मकथा 46,000 है, 1946 में लिखा गया है। मैला आंचल की बात करते हैं 54 एकड़ है, और तमस 1973 में है। तो इसके हिसाब से देखेंगे 1 3 4 2, 1 3 4 2, विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, शेखर की जीवनी आगे है और 40 और 44 में शेखर की जीवनी 40-44 तक आगे है, आगे फार आगे की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा मैंने बताया था 46,000 है, 46 में हजार द्विवेदी का उपन्यास है। और मैला आंचल मैंने बताया था 54 एकड़ रेणु का है, तो 54 एकड़ है ना मैला आंचल। और तमस मैंने बताया था 73 होता, तमस मैंने अंधेरा होता है, भीषम तमस जब होता है तो 73 होता है। 73 मैंने 1973 को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 504 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आना चाहिए इस पर। बामा शिक्षक में है, परीक्षा गुरु में है, नूतन ब्रह्मचारी में है या श्यामा स्वप्न में है।
तो बिल्कुल परीक्षा गुरु में है। देखिए परीक्षा होती है, अरे आर्थिक शोषण लूट का यथार्थ कितना आगे आदमी गिर सकता है, इसकी परीक्षा होती है। तो परीक्षा पर परीक्षा गुरु को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है ना, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया था लाला श्रीनिवास दास द्वारा। इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 505 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा है, उसका क्या नाम है? इंदुलेखा, परीक्षा गुरु, कल्पना का आनंद या बाण भट्ट की आत्मकथा? बिल्कुल बाण भट्ट की आत्मकथा हजार है। हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रख लीजिएगा और इसे ऐसे ही ट्रिक बना करके, मैंने आपको बताया था बाण भट्ट की आत्मकथा 46,000 है, तो 46 फर्स्ट 1946 में लिखा गया उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसकी रचना की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना असंपन्न मानवतावादी आलोचक है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है और इसकी कथा प्राचीन काल के जो कवि थे बाण भट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। इसके प्रमुख पात्र बाण भट्ट, भट्टनी, निपुणिका इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। चारुचंद्र लेख 1963 में लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पुनर्नवा 1973 में इनका, रामदास का पोथा 1976 में इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। अब प्रश्न संख्या 506 कि निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? यह है कि स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण या आंचलिक भाषा का प्रयोग, कौन सा एक नहीं है? तो बिल्कुल आपको देख रहा सब में आंचलिक 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 है, लेकिन विकल्प ए में आंचलिक नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण ये जो है आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब बेहसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है। अब प्रश्न संख्या 507 है कि आवारा मसीहा के लेखक का नाम? बाल मुकुंद गुप्त, राम बृजबेनीपुरी, प्रेमचंद जी या फिर विष्णु प्रभाकर? तो आवारा मसीहा क्या है? बोले हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर है ना। आवारा मसीहा किसका है? बोले विष्णु प्रभाकर का। देखे होंगे बहुत से लोग हो जाते हैं ना, वो आवारा बन जाते हैं, मसीहा बन जाते हैं, किसके लिए? बोले विष्णु का। ये तो विष्णु का आवारा और मसीहा है, विष्णु प्रभाकर का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी लिखी गई है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। हिंदी के प्रथम जीवनीकार के रूप में गोपाल शर्मा शास्त्री जी माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में है 1944 में, इनकी पत्नी जिनका नाम था शिवराम देवी ने लिखा है। कलम का सिपाही 1962 में अमृत राय ने, और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने 1964 में लिखा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो मजदूर होता है ना, बिल्कुल माँ से मजदूर, माँ से मदन गोपाल, और कलम का सिपाही सिपाही अमृत होता है। शिवरानी देवी ने कहा प्रेमचंद घर में, शिव तो प्रेमचंद घर में कौन रहता है? रानी जो होती है, शिव की रानी होती है, प्रेम से घर में रहती है। ऐसे कुछ किलो बनाइएगा और फटाफट दिमाग में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 508 है कि परीक्षा गुरु के नायक का नाम? सुंदरलाल, सोहनलाल, मदन मोहन या फिर बृजकिशोर? तो बिल्कुल विकल्प सी मदन मोहन। परीक्षा गुरु का जो नायक है वो मदन मोहन है, ध्यान में रखिएगा। 1882 ईस्वी में लिखा गया है और उसके लेखक है श्रीनिवास दास जी, ध्यान में रख लीजिएगा। और नायक का जो साथी है बृजकिशोर, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। बता दें परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग की हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। उपन्यास में 41 छोटे छोटे प्रकरण में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीति परक एवं उपदेशात्मक है, ध्यान में रख लीजिएगा, विशेषता पूछा जाता है ना। अब प्रश्न 509 है कि उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका कौन है? देव की प्रिया, सुषमा या मीरा? तो बिल्कुल सुषमा है, सुषमा इज राइट आंसर। 55 खंभा लाल दीवार में, अगर 55 खंभे पे लाल दीवार हो जाए, बड़ी सुषमा लगेगी, सुषमा लगेगी। और उषा प्रेमदा का है, उषा जब उस पर पड़ेगी 55 खंभे लाल, है ना, दीवार पे, तो बड़ी सुषमा लगेगी। सुषमा फा सुषमा इसके प्रमुख है, पात्रा है, नायिका है, ध्यान में रखिएगा। 1961 ईस्वी में उपन्यास की नायिका है, ध्यान में रखिएगा, लिखा गया है, जिसकी नायिका सुषमा है। एक प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इनके अन्य उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 1984 में, अंतर्वशी 2000 में, भय कबीर उदास 2007 में और नदी 2013 में। अब प्रश्न 510 से गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन का, धर्मवीर भारती का, उपन्यास अश्क का या फिर अमृतलाल नागर का? तो जो दीवारें गिरती हैं ना, तो बिल्कुल अश्क आने लगता है। किसी की दीवार बनी बनाई हो और गिर जाए तो अश्क आता है। अश्क फार उपन्यास अश्क को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। गिरती दीवारें 1947 में उपन्यास अश्क का उपन्यास है। इन्हें मध्यम वर्ग का चितेरा
उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें 1955 में, गर्म राख 1957 में। देखिए जब आंसू गिरता है तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना। गर्म राख अगर पड़ जाती है तो व्यक्ति की आवाज़ आने लगता है। सितारों का खेल देखते हैं, कभी कभी स्टार जो बनते हैं ना, उनको जो सुनोगे तो आंसू आने लगता है कि कैसे स्टार बना है ना। आज इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है महाकाल 1947 में अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है, जबकि रत्नाथ की चाची 1948 में बाबा नागर जी का प्रथम उपन्यास है। ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। अब प्रश्न संख्या 511 है कि कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्म भूमि या फिर निर्मला? तो बिल्कुल विकल्प बी आपका सही होगा, प्रेमाश्रय, है ना। देखिए जो किसान का जीवन होता है ना, वो पूर्ण रूप से प्रेम के आश्रय पर होता है। उसको प्रेम चाहिए, हर जगह से प्रेम चाहिए। तो किसान को प्रेम चाहिए, चाहे बैंक में जाए तो वहाँ से प्रेम चाहिए, है ना। घर पे कोई आ जाए तो उससे भी प्रेम चाहिए। तो ध्यान में रख लीजिएगा कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह से किसान जीवन, तो किसान जीवन प्रेम का आश्रय चाहता है। प्रेमाश्रय राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। दिए गए विकल्पों में से मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रय 1922 में किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 में वैश्य जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित है, जबकि निर्मला 1927 में दहेज प्रथा अमन विवाह को केंद्र में रखा गया है। अब प्रश्न संख्या 512 की चोटी की पकड़ की विधा है, जीवनी है, उपन्यास है, संस्मरण है या कहानी है? तो चोटी की पकड़ जो है निराली होती है, निराली फल निराली लिखा है, और एक उपन्यास होता है। उपन्यास फल उपन्यास को ध्यान में रख लीजिएगा, उपन्यास विधा है। चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना है। प्रमुख छायावादी कवि सुकंद त्रिपाठी निराला इस उपन्यास की रचना की है। ये है यथार्थवादी परंपरा कृति है। इनकी अन्य प्रमुख उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा तथा कुल्ली भाट आदि हैं। प्रश्न संख्या 513 कि सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी है, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन है, काशी का इतिहास है। विकल्प बी, है ना। एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी की जो वर्णन है वो बिल्कुल सोया हुआ जल में किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा और दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। सोया हुआ जल एक दिन एक रात में ठहरे हुए एक रात की कहानी है। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक, है ना, ठहरे हुए यात्री की एक बात करते हैं, ठहरे हुए यात्री की एक रात की कहानी संबंधित है। सोया हुआ जल 1954 में प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर सक्सेना का उपन्यास सोया हुआ जल 1954 में। पागल कुत्तों का मसीहा 1957 में। सूर्य चौखट 1900 आप देखेंगे 81 में। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। सूर्य चौखट 1981 में उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर सक्सेना कवि उपन्यासकार है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब प्रश्न 514 है कि चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रारंभ एवं समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता या सूरज का घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। चंदर और सुधा और पम्मी, चंदर, सुधा, पम्मी गुनाहों का देवता है। गुनाहों का देवता कौन है? बोले चंदर, सुधा, पम्मी। ध्यान में रख लीजिएगा, इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार, धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में, 11 सपनों का देश प्रारंभ हुआ समापन। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भाविक जीवन की करुण कहानी है। सूरज का 7वां घोड़ा, अलिफ लैला एवं पंचतंत्र आदि कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के मुख्य पात्र हैं मणिक, मुल्ला, जमुना और लिली। प्रश्न संख्या 515 है 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य का सृजन में लग गए? प्रेमचंद, बाल कृष्ण यशपाल या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? विकल्प ये प्रेमचंद, है ना। देखो जब व्यक्ति कोई नौकरी छोड़ के त्याग पत्र देगा ना तो लिखने में प्रेम से लगेगा, एकदम लेखन में प्रेम से लगेगा। प्रेम फॉर प्रेमचंद को ध्यान में रख लीजिएगा और प्रेम से लगा, ठीक है। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद 23 जून को त्याग पत्र दे दिए थे। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं के संपादक पद पर भी कार्य करते रहे।
अब प्रश्न संख्या 516 आपकी स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, तीसरा उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, और चौथा उन्होंने संस्कृत में इस भाषा का प्रयोग किया। कौन एक सही नहीं है? तो अगर देखेंगे तो विकल्प डी आपको मिलेगा, उन्होंने संस्कृत में भाषा का प्रयोग किया। ये गलत है ना, बाकी सब सही है। अब प्रश्न संख्या 517 शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार या परीक्षा गुरु। तो सब लोग जान रहे हैं कि जो शिवपालगंज है ना, उसमें राग दरबार होता था। राग दरबार कहाँ पे? बोले शिवपालगंज में होता था। ये ध्यान में रख लीजिएगा। राग दरबारी उपन्यास का जो कथा वस्तु है यहाँ संबंधी है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल चर्चित उपन्यास है, जिसके लिए उन्होंने वर्ष 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल की प्रमुख उपन्यास सुनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और समरकांत को संयुक्त रूप से वर्ष 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया, अधगिला फूल 1907 में, और ठेठ हिंदी का ठाठ देववाला 1899 ईस्वी में। अधर सिंह उपाध्याय के उपन्यास है। हार स्मिता द्वारा रचित उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास का उपन्यास है। तो ये भी लगे हाथ आप लोग देखते हुए चलिए। अब प्रश्न संख्या 518 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन के दृश्य सही काल अनुक्रम कौन सा होगा? अब आपको जवाब देना है। पहला सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और विकल्प सी देखेंगे ना। सबसे पहले अप्सरा, फिर अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। विकल्प सी ज़्यादा सटीक होगा और बिल्कुल सही है। निराला जी के उपन्यासों के प्रकाशन के दृश्य सही कालक्रम है अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। निराला द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में, कुल्ली भाट 1938-39 में, और बिल्लेश्वर बकरिया 1942 में, चोटी की पकड़ 1946 में, काले कारनामे 1950 में, जो कि अपूर्ण है। कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर बकरिया की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कनक है। प्रश्न संख्या 519 से दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्प्रमाण का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि या कर्मभूमि। देखिए, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह ये सब निर्मल नहीं होते हैं। निर्मल नहीं होते हैं यानी कि निर्मला उपन्यास ध्यान में रख लीजिएगा क्या दुष्परिणाम है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्प्रभाव का चित्र प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में किया। प्रेमचंद का जन्म 1880-1936 में इनका जीवन काल है। मूल नाम धनपत्ता, ये उर्दू में नवाब राय उपनाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि और गोदान आदि हैं। प्रेमाश्रय में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों के अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण किया गया है। रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोषियों, पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन है, ध्यान में तो रखना होगा। अब प्रश्न संख्या 520 है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चार चंद्रलेख, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ समापन, 11 सपनों का देश। बिल्कुल, चार चंद्रलेख की बात करते हैं ना तो 1000 होता है। चार चंद्रलेख की बात अगर आप करेंगे तो बिल्कुल जो चार चंद्रलेख उपन्यास है ये धर्मवीर भारती का नहीं है, बल्कि 1000 है। 1000 फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास, ध्यान में रख लीजिएगा। सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ समापन और 11 सपनों का देश, ये अगर बात किया जाए धर्मवीर भारती के उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा। गुनाहों का तोता 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में, 11 सपनों का देश, प्रारंभ समापन धर्मवीर भारती के उपन्यास। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में और इनका देहावसान 1997
में हुआ था। आधुनिक युग साहित्य प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था धर्मयुग के प्रधान संपादक थे। अंधा युग 1955 ईस्वी में भारती जी का प्रसिद्ध गीत नाट्य है। ठंडा लोहा की बात अगर हम लोग करें, ठंडा लोहा 1952 में, सात गीत वर्ष 1959 में, कनप्रिया 1959 में और सपना अभी भी 1993 में आदि भारती जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। अब संख्या 521 चितकबरा उपन्यास की लेखिका का नाम मृदुला गर्ग है ना, महादेव वर्मा, किसड़ा सोबती, मन्नू भंडारी। तो मैंने आपको बताया था चितकबरा मृदुल होती है, चितकबरा मृदुल होती है, मृदुल फॉर मृदुला गर्ग को ध्यान में रख लीजिएगा और इनको ऐसे ही बिल्कुल ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि चितकबरा 1979 ईस्वी मृदुल गर्ग का चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास नारी पात्रों के संबंध और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप मृदुल होती है, वंशज के लोग मृदुल होते हैं, अनित्य भी मृदुल होते हैं, मैं और मैं अगर कोई करे तो मृदुल हो जाना चाहिए, है ना। बुधवा की प्रसंख्या 522 बुधवा की बेटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बुधवा की बेटी शंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, विशंबरनाथ कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र। बुधवा की बेटी देख करके बिल्कुल जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। बुधवा की बेटी देखकर पांडे उग्र हो जाते हैं। तो पांडे फार पांडे बेचन शर्मा उग्र को ध्यान में रख लीजिएगा, उनको ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। प्रसंख्या 523 है कि देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी, सामाजिक, जासूसी या ऐतिहासिक? तो बिल्कुल विकल्प ये तिलस्मी इज राइट आंसर, है ना। चंद्रकांता देवकी की तिलस्मी उपन्यास ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी उपन्यासों के इतिहास में देवकीनंदन खत्री अपने तिलस्मी और यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इनका चंद्रकांता 1888 ईस्वी उपन्यास तिलस्मी विधा का है। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रसंख्या 524 है डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी या बामा शिक्षक? तो गोपाल ने कहा था ना कि देवरानी कहती मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती मैं गोरी हूँ, दोनों सटर सटर करती हैं। 1870 में लिखा है, गोपाल जी देखते हैं। तो डॉक्टर गोपाल के अनुसार पहला उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। जबकि सरदार फुलरी के उपन्यास भागवती को विजय शंकर मल ने कहा था, विजय मिलेगी जब शंकर कृपा होगी। और श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। बामा शिक्षक जो सूर्य प्रसाद का है, इससे कल्याण राय द्वारा रचित है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। सूर्य प्रसाद और कल्याण राय द्वारा बामा शिक्षक की रचना की गई है। अब प्रसंग 525 है कि फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित संघर्ष? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर जो फांस होता है ना, व्यक्ति फांस क्यों लगाता है? किसान अपनी आत्महत्या करता है तो फांसी लगा लेता है, बस किसान अपनी आत्महत्या करता है तो फांसी लगाता है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रसंख्या 526 है कि वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत? देखिए वैद्य जी जो है ना राग दरबार में मिलेंगे, वैद्य जी राग दरबार में मिलेंगे, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। बात करें इसकी व्याख्या देख सकते हैं, वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी के, जो कि 1968 में लिखा गया प्रमुख पात्र हैं, जिसमें इस उपन्यास में शिवपाल गंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी पर इन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सूनी घाटी का सूरत 1957 ईस्वी में, अज्ञातवास 1962 में, विश्रामपुर का संत 1998 आदि इनके उपन्यास है। उपन्यास की बात करते हैं तो राग दरबारी के प्रमुख पात्र हैं वैद्य जी, रूपन, बाबू बद्री, पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ, श्रीलाल शुक्ल। विश्रामपुर का संत कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री धीरज सिंह, श्रीलाल शुक्ल का है। झूठा सच जयदेवपुरी, तारा और कनक है, यशपाल के उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र विद्या ज्वाला प्रसाद का, भगवती चरण वर्मा इसके लेखक है। अब प्रसंख्या 527 है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजरे हुस्न के नाम से लिखा गया था? प्रेमाश्रय, कायाकल्प, सेवा सदन या रंगभूमि? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि बाजरे हुस्न की बात आती है तो सेवा सदन होगा। हुस्न, जवानी, ये सब की बात जब आएगी ना तो सेवा सदन में ध्यान में रख लीजिएगा।
और बिल्कुल इसको ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था सेवा सदन में 18 जन रहते हैं। तो सेवा सदन 1918 में उपन्यास पहले बादरे हुस्न 17 नाम से लिखा गया था, जबकि प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 1925 में। मैंने बताया था प्रेम से रहो दोनों दोनों, रंगभूमि में तू पहुँच तू पहुँच तू 5 1925 में, कायाकल्प तो अच्छी है 2 और 6 अच्छी है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला पूर्ण उपन्यास है। प्रेमाश्रय उपन्यास पहले उर्दू में गोसायाफियत नाम से तथा रंगभूमि चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 528 है, सुमेलित कीजिए उपन्यास और उसके लेखक को। इसमें आप देख रहे हैं कि एक दिल एक सादा कागज है। अब दिल एक सादा कागज है तो क्या करो, उसको राजी कर लो, राजी यानी कि राही कर लो, है ना, राही मुसम रजा का है। धरती धन अपना ना है, धरती धन अपना नहीं जगदीश का है। जाग मच्छिंदर गोरा काया कहाँ पूरे विश्व भर में आया, नागफनी के देश में अमृत मिलता है, अमृत राय। तो ऐसे क्लू बना करके इन्हें दिमाग में लगाना है और चिपका लेना है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है। कोड के हिसाब से विकल्प बी 1, 3, 4 और 2 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है। इसमें तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। एक दिल सादा कागज है तो राजी हो जाओ, धरती धन अपनाना है जगदीश का है, जाग मथिंदर गोरख आया विश्व भर में, नागफनी का देश अमृत राय है। राही मुस्तुम रजा के प्रमुख उपन्यास आधा गांव 1966 ईस्वी में, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी में, ओस की बूंद 1970 में, काटरा भी आरजू 1978 ईस्वी में आदि इनके उपन्यास। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास बीज 1952 में, नागफनी का देश 1953 में, जंगल 1969 में, धुआं 1977 में आदि हैं। जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास आधा पुल 1973 ईस्वी में, मुट्ठी भर काकर 1976 में, लाट की वापसी 2000 में आदि इनके उपन्यास हैं। विशंबरनाथ उपाध्याय का प्रमुख उपन्यास जाग मथिंदर गोरख है, जोगी मत जा। अब प्रश्न संख्या 529 है कि मालती बाहर है तितली भीतर से मधुमक्खी, मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसने की है, मेहता की है, लेखक की है, खन्ना की है, राय साहब की है। तो विकल्प बी आप देख रहे हैं ना, कि लेखक की खुद की टिप्पणी है, विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। मालती के बारे में लेखक ही कह सकता है। ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा कि मालती के व्यक्तित्व के संबंध में टिप्पणी लेखक की है कि मुंशी प्रेमचंद 1836 में मूल नाम धनपत राय था, उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथा का शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयाल निगम ने दिया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है, ध्यान में रखिएगा। देवस्थान रहस्य 1905 में, प्रेमा 1907 में, सेवा सदन 1918 में, वरदान 2-1 1921 में, प्रेमाश्रय दोनों साथ साथ रहते हैं 22 में, रंगभूमि में तुम पहुँच 1925 में, कायाकल्प तो अच्छी होती है 2 और 6 1926 में, निर्मला 27 की है, गबन 3 का 1 कर देंगे 31 का, कर्म भूमि में, है ना, तन मन धन से लगो 33 में होना चाहिए, कहीं कहीं 32 दिया है, गोदान को का दान करो 36 में करके। अब प्रश्न संख्या 530 है कि किस विकल्प के अंतर्गत कोई एक स्त्री पात्र गोदान की नहीं है। ए में देख रहे हैं झुनिया सिलिया गोविंदी, रूपा चुहिया नोहरी, सी में धनिया मालती वृंदा, डी में देख रहे हैं सोना पुनिया सरोज। तो विकल्प सी में देख रहे हैं ना, बिल्कुल धनिया मालती तो है लेकिन वृंदा नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, है ना। विकल्प सी के अंतर्गत लिखित पात्रा जो बिंद्रा गोदान की पात्रा नहीं है। गोदान 1936 में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान के प्रमुख पात्र हैं होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, पुनिया, दाता दिन, माता दिन, नोखे, राम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा आदि हैं। नगरी पात्र में ओमकारनाथ है, श्याम बिहारी खन्ना है, मेहता है, मिर्जा है, मालती है, राय साहब, अमरपाल सिंह है। असार मुआविद उर्दू प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद हिंदी के मूल रूप में लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प तो अच्छी होती 1926 में। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 है।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रय को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 531 है कि संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब लोग हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता है, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? राम सेवक धनिया, गोबर या झुनिया? जवाब दीजिए 531 का। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प को लाख किया जाए, राम सेवक का है। राम सेवक विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। गोदान में यह कथन राम सेवक का है। गोदान के अन्य पात्रों के कथानक निम्नलिखित हैं। होरी गोबर से कहता है कि हमारी गर्दन दूसरे के पैर के नीचे दबी हो तो आकड़ कर निवाह नहीं हो सकता है ना। होरी कहता है, होरी हमारी गर्दन हो, होरी हमारी गर्दन दूसरे के पैर की हो, इधर में रखिए, गोबर से कहता है। गोबर होरी का संवाद है कि भगवान ने तो सबको बराबर बनाया है, यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं। संपत हमारी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं, है ना, सचा तो भोगे क्या। दुनिया गोबर से कहती बड़े आदमियों की बातें और कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। होरी धनिया से कहते हैं जब दूसरे के पांव के तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद ने प्रेमार्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को पुरस्कृत कर प्रतिज्ञा दोनों प्रतिज्ञा करते हैं ना, दोनों 1929 शीर्षक से प्रकाशित करवाया। रंग भूमि तुम पहुँचो तू पहुँच 2 और 5 625 में को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। आप संख्या 532 से त्याग पत्र की जो मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है, यह है कि आत्मपीड़न, परदया भाव, अपनी नीयत की स्वयं निर्मात्री, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह, तो एक अनुपयुक्त है। त्याग पत्र के हिसाब से देखेंगे तो विकल्प डी, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह जो है मृणाल के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, यही सही है। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। त्यागपत्र के मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन है समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह, शेष विकल्पों को के कथन सही है। जयंत कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, जबकि गोपाल राम के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न के 533 निम्नलिखित में से त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है। अब आपको जवाब देना है प्रश्न के 533 का कि त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक या आंचलिक। तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है, विकल्प ये मनोवैज्ञानिक इज राइट आंसर। त्याग पत्र का, है ना, जैनेन्द्र इलाचंद जोशी आगे डॉक्टर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। त्याग पत्र 1937 में जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न के 534 से त्याग पत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है, यह उसके चिंतन की परिणत आत्मविसर्जन से होती है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है, समाधान की तलाश में बेचैन रहता है, आत्मलोचन के माध्यम से सब समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा मेल नहीं खाता, तो आपका जवाब आ गया अक्सर विकल्प डी, विकल्प डी है ना। आत्मलोचन के माध्यम से सब समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है, ये बिल्कुल कथन गलत है ना। देखिए त्याग पत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है कि आत्मलोचन के माध्यम से सब समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। शेष विकल्पों के कथन प्रमोद के चरित्र से मेल खाते हैं। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र का त्याग पत्र एक विश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान कथात्मक उपन्यास है, इसमें नारी जात संबंधी समस्याओं को उठाया गया है। जैनेन्द्र ने त्यागपत्र से मृणाल की व्यथा लिखी है, लेकिन उसकी समस्याएं केवल उसी की अपनी समस्याएं नहीं हैं, अपितु उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जात से भी संबंधित हैं। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घाटित करना चाहता है,
ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद का चरित्र भी उद्घाटित हो जाता है। प्रमोद न्यायप्रिय परंतु कुछ कर नहीं सकता, केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है और लेखक प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न इस कृत्य को महत्वपूर्ण मान करके उपन्यास का शीर्षक त्यागपत्र दिया है। अप्रसंख्य 535 है क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? दत्ता बाबू का, बिंदा का, दा साहब का या महेश शर्मा का? तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। इसे विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी बिंदा इज राइट आंसर। बिंदास जीने का मतलब, जिंदा रहने का मतलब बिंदास है। बिंदा, बिंदा फॉर बिंदास को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख सकते हैं क्योंकि व्याख्या आप देख ही सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 536 है कि मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1978, 1979, 1980, 1981। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। मन्नू के भंडारे में जब महाभोज होगा ना 7 से 1979, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष सन 1979 ईस्वी में महाभोज से प्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित किया गया। फिर इसे नाटक के रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मनु भंडारी कृत उपन्यास निम्नलिखित है। आपका बंटी 1971 में, स्वामी 2003 में। आपका बंटी 1971 उपन्यास बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। 537 निम्न में से कौन सी रचना विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? भिखाड़े, चित्रशाला, माँ और चंद्रकांता। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं चंद्रकांता देवकी की है। बाकी किसकी माँ भिखारी है? तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की। विशंबर विश्व भर में है ना, माँ भिखारी होकर विश्व भर में घूमती है। चित्रशाला इधर में रख लीजिएगा, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का। प्रश्न संख्या 538 है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन सत्य है? ये यथार्थवाद पर आधारित होते हैं, ये आपको जवाब देना है। दूसरा है कि ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। डी है जासूसी उपन्यास है। तो इसमें कहने के बारे से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल विकल्प सी की बात अगर करेंगे तो इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। बाकी इन उपन्यासों में इतनी रोचकता पाठकों को बांधने में समर्थ है कथन देवकीनंदन खत्री के उपन्यास के बारे में सत्य है। बाबू देवकीनंदन खत्री हिंदी के प्रथम 83वें उपन्यास लेखक हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया, है ना। इस किताब का रसास्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी थी। रचनाएं चंद्रकांता संतत, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्रवीर, कटोरा भरखून, काजल कोठरी, नरेंद्र मोहनी है। प्रश्न के 539 नदी के दीप किस विधा की रचना है? उपन्यास है, रेखा चित्र है, निबंध है, कहानी है? तो नदी के दीप आगे का है, एक उपन्यास है। विकल्पीय उपन्यास राइट आंसर, है ना। और 51 दीप है, 1951 में लिखा गया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की प्रक्रिया की गई है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र भुवन, रेखा, गौरव, चंद्रमाधव। कुछ और उपन्यास देख सकते हैं। शेखर एक जीवनी 1944 में, 2 भाग हैं। नदी के दीप आगे के ध्यान में रख लीजिएगा। नदी के दीप अपने अपने अजनबी प्रमुख उपन्यास है। काव्य संग्रह भगवदूत, इत्तेलम, बाबर आवेरी, हरी घास पर चढ़, अग्नि के पार, द्वार। अब प्रश्न के 540 है कि निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? फणीश्वरनाथ रेणु, हिमांशु जोशी, अमृत राय, इलाचंद जोशी। तो बिल्कुल सब लोग जान रहे हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जो है मैला आंचल के रचनाकार हैं और जिन्हें आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है ना। रेणु का उपन्यास मैला आंचल 54 एकड़, प्रति कथा 57 एकड़, दीर्घ तपा 63 में है, जुलूस 65 में है, कितने चौराहे अच्छे 66 में है। ध्यान में रखना है।
इलाचा जोशी के उपन्यास घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य। हिमांशु जोशी के उपन्यास अण, महासागर, छाया छुरा, मन, कगार की आग, समय साक्षी है आदि। प्रसंख्या 541 है कि हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री, रत्नाकर, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास था, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चंद्रकांता। उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके लिए उपन्यास जो है चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबू देवकीनंदन खत्री तिलस्म और यारी जैसे कुछ शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच में लोकप्रिय बनाया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, कटोरा भर खून, कादर कोठरी और चंद्रकांता संतति। बाणभट्ट के उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100,000 एक सुजान तथा रहस्य कथा। शरत चटर्जी ने प्रेमचंद को हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा है। आप संख्या 542 है कि जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? सुरेंद्र मोहन पाठक को, किशोरीलाल गोस्वामी को, गोपाल राम गहमरी को या ओम प्रकाश शर्मा को? तो प्रश्न संख्या 542 का जवाब आपका आ गया सर, विकल्प है सी को लॉक किया जाए। गोपाल राम गहमरी इज राइट आंसर। जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक किसने किया? गोपाल राम गहमरी ने किया है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। पाश्चात्य साहित्य में अर्थात कानून रायल ने जासूसी उपन्यास लिखे। इस कोट के उपन्यास, ये ध्यान में रख लीजिए, इस कोट के उपन्यासों में प्रायः चोरी, डकैती, खून आदि से संबंधित घटनाएं होती हैं। हिंदी में लगभग 200 उपन्यासों की रचना गहमरी ने की है। गुप्तचर 1900 में, अद्भुत लाश 1896 में, बेकसूर को फांसी 1900 में, संकटी लाश 1900 में। किशोरीलाल गोस्वामी की उपन्यास की बात करते हैं तो स्वर्गीय कुसुम कुमारी, लवणता व आदर्श बाला, चपला व नब्य समाज, अंगूठी का नगीना, ये किशोरी को प्रिय होता है। प्रश्न संख्या 543 है कि वह सफर था कि मुकाम था कृत की लेखिका? मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमदा, प्रभा के दत्त। देखिए, वह सफर था कि मुकाम था, करते करते मैत्री हो गई, करते करते मैत्री हो गई। मैत्री फॉर मैत्री पुष्पा को ध्यान में रखिएगा और 543 प्रश्न को बिल्कुल ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 544 है कि भारतीय कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? यानी कि कहानी, परीक्षा गुरु, 100,000 एक सुजान, चंद्रकांता। तो 544 का आप सभी का जवाब आगे सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना, परीक्षा गुरु इज राइट आंसर। आधुनिकता का बोध परीक्षा गुरु से होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 545 है कि मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध और श्रीलाल शुक्ल। तो चाँद चाहिए, है ना, उल्टा सीधा 69 में सुरेंद्र वर्मा को। ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 546 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों को सही अनुक्रम में रखिए। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो विकल्प ये है ना, दिव्या 45 की है, जहाज का पक्षी 54 का है, अमृत और विष अच्छा अच्छा होता है 1966 में, पहला पड़ाव 87 में। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए, दिव्या 45 की है, दिव्या क्या है, 45 की है, जहाज का पक्षी 54 का है, अमृत विष 66 की है और पहला पड़ाव 87 में श्रीलाल शुक्ल का है। अब प्रश्न संख्या 547 बांधो ना नाव इष्ठाओं के लेखक हैं? उपेंद्र अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद और डी है मुक्तिबोध। तो बांधो ना नाव इष्ठाओं की बात अगर हम लोग करते हैं तो उपेंद्र अस्क है, लेकिन बांधो ना नाव इष्ठाओं बंधु अगर हो जाएगा तो बंधु निराला होता है। यानी कि बांधो नाव इष्ठाओं बंधु निराला जी की कविता है, ध्यान में रख लीजिएगा। बांधो नाव इष्ठाओं उपेंद्र अस्क का उपन्यास है। इनकी अनुपन्यास गिरती दीवारें, गर्मराग, शहर में घूमता आईना, पत्थर अलपत्थर,
जबकि महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम है बांधो नना इष्ठाओं बंधु, एक कविता है। सूर्य स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बादल राग, आराधना अर्चना, परमल गीत का आदि निराला की अन्य रचनाएं हैं। अब प्रश्न संख्या 548 है कि आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो आधा गांव उपन्यास है, राही मसूम रजा का ध्यान में रख लीजिएगा। आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक राही मसूम रजा है। इनके अनुपन्यास टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, उसकी बूंद, दिल एक सादा कागज, सी नंबर 75, काटरा वी आरजू। अब प्रश्न संख्या 549 है, किस 549 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक, मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी या प्रगतवादी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अगर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सामाजिक सांस्कृतिक इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 550 है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? ए 1877 में, बी 1882 में, सी 1890, डी 1893 में। तो परीक्षा में गुरु निवास करें और बाएं से निवास करें तो बहुत अच्छी है। बाएं से 82 में, 1882 में लाला श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु उपन्यास को लिखा था। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। और परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जबकि 1877 ईस्वी से धर्म फुलरी लिखित उपन्यास भागवती और 1890 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित लवंगलता एवं आदर्श बाला का प्रकाशन हो चुका था। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।